बीएससी थर्ड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसमें एंटोमोलॉजिस्ट ने इंसेक्ट्स और माइट्स के कंट्रोल के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया था। उसी शब्द से आईपीएम से आईडीएम यानी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट ड्राइव किया गया है। यूएसए में हफेकर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईपीएम प्रोग्राम्स में प्लांट पैथोलॉजिस्ट का एंटोमोलॉजिस्ट, निमेटोलॉजिस्ट और वीड साइंटिस्ट के साथ फॉर्मल इन्वॉल्वमेंट होने के बाद आईपीएम टर्म प्लांट पैथोलॉजी में समावेशित की गई। प्लांट पैथोलॉजिस्ट ने फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जैसे लॉस पोटेंशियल एंड पैथोजन बायोलॉजी, इकोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी और बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लांट डिजीज़ के आधार पर बेसिक कंसेप्ट कौन से हैं जैसे अवॉइडेंस, इरेडिकेशन, एक्सक्लूज़न, डिजीज़ रेजिस्टेंस, वेराइटीज़, थेरेपी, प्रोटेक्शन आदि को अप्लाई कर इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट तैयार किया। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत केवल तभी बताई गई है जब डिजीज़ इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच जाए, यानी कि अब इस रोग को बचाने के लिए केमिकल्स या फंगिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फसल में इकोनॉमिक हानि होगी। तब इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में कहा गया है कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यह जो है इस बात पर बल देता है कि पेस्टिसाइड्स या फंगिसाइड्स का एक लिमिटेशन में यूज़ हो, कम से कम यूज़ हो और फार्मिंग टेक्निक्स ऐसी बताता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मिंग टेक्निक्स का और बताता है जिससे कि नेचुरल, इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजिकल फार्मिंग हो सके। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आईडीएम में वे सभी डिजीज़ मैनेजमेंट अप्रोचेस जैसे कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल कंट्रोल आते हैं जिनका एक ही उद्देश्य है कि डिजीज़ को इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे रखा जाए। प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट अन्य साधनों जैसे सीड, फर्टिलाइज़र, वाटर, ग्रोथ हार्मोन का भी फसल उत्पादन पर प्रभाव बताता है। अगर फंगिसाइड्स, निमेटिसाइड्स, बैक्टीरियासाइड्स, वीडिसाइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा तो पैथोजन रेजिस्टेंस हो जाएंगे, न्यू पैथोटाइप डेवलप होंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो जाएगा। इसने इंटीग्रेटेड प्लांट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज़ बनाई है जो एग्रीकल्चर में एक मेन कंपोनेंट है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आईडीएम के, क्रॉप में डिजीज़ को रोकना है, डिजीज़ एस्टेब्लिशमेंट एंड स्प्रेडिंग के लिए पैदा होने वाली कंडीशंस को दूर करना है। अच्छे आईडीएम में निम्न 6 प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत हैं उसके। पहला एक्सक्लूज़न, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, अवॉइडेंस, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंस एंड थेरेपी।
इन सब से किसी भी डिजीज़ का उपचार किया जा सकता है या उसे एक निश्चित एरिया में आने से रोका जा सकता है पैथोजन को, या इनोकुलम को नहीं आने दिया जाए, या अगर इनोकुलम आ भी गया है पैथोजन या इनोकुलम, तब उसका इस्टेब्लिशमेंट भी रोका जा सकता है। नेक्स्ट है आईडीएम के कंपोनेंट्स। कल्चरल कंट्रोल मेथड्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स, होस्ट रेजिस्टेंस, केमिकल कंट्रोल मेथड, फिजिकल कंट्रोल मेथड, लेजिस्लेटिव मेथड एक्सेट्रा। फिजिकल एंड लेजिस्लेटिव मेथड ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट। फिजिकल जो मेथड है उसमें टेम्परेचर, ड्राई एयर, अनफेवरेबल लाइट वेवलेंथ्स, various type radiations, cultivation in glass or plastic greenhouses, plastic or net covering, etc. Soil sterilization by heat. सॉइल स्टरलाइजेशन तब कंप्लीट हो जाता है जब जो मिट्टी है उसके सबसे कोल्डेस्ट पार्ट में जो टेम्परेचर है लगभग 30 मिनट तक 82 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर रहता है, जिसके कारण सारे प्लांट पैथोजन जो सॉइल में प्रेजेंट प्लांट पैथोजन है वे मारे जाते हैं। सॉइल जो है ग्रीन हाउस में स्टरलाइज की जा सकती है या सीड बेड्स पर या कोल्ड फॉर्म्स में स्टरलाइज की जा सकती है, या तो एरिएटेड स्टीम द्वारा या हॉट वाटर द्वारा। इसके अलावा सॉइल जो है सॉइल स्टरलाइज़र में भी स्टरलाइज की जा सकती है। लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर निमेटोड्स, कुछ ऊमाइसिटीज़ और अदर वाटर मोल्ट मारे जाते हैं, जबकि अधिकांश प्लांट पैथोजेनिक फंजाई, बैक्टीरिया और कुछ वर्म्स, स्लग्स, सेंटीपीड्स जो हैं वो 60 से 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में मारे जाते हैं। इस प्रकार हाई जो टेम्परेचर है वो मिट्टी के सभी नॉर्मल सेप्रोफाइटिक माइक्रोफ्लोरा को मार सकता है, जिसके कारण मिट्टी का टॉक्सिक लेवल भी कुछ हद तक बढ़ जाता है। जो साल्ट वगैरह, मैंगनीज वगैरह बढ़ जाते हैं। अब है सॉइल सोलराइजेशन। अगर सनी वेदर कई दिनों तक या कई सप्ताहों तक रहता है तो ये सॉइल टेम्परेचर को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। इसे सॉइल सोलराइजेशन कहा जाता है, जो कि सॉइल में उपस्थित सॉइल बॉर्न पैथोजन को, जैसे फंजाई, निमेटोड्स, बैक्टीरिया जो उपस्थित होते हैं, इन्हें मारने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। सीड्स, बल्ब्स, नर्सरी स्टॉक का हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर उस पर उपस्थित या उसके अंदर उपस्थित पैथोजन के माइसीलियम को ख़त्म करने में हेल्प करता है। हॉट एयर ट्रीटमेंट ऑफ स्टोरेज ऑर्गन का जो है वार्म एयर द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, जो ऑर्गन की सतह पर उपस्थित मॉइस्चराइज़र को ख़त्म कर देता है और उन्हें किसी भी प्रकार के पैथोजन के इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है। बार्ले सीड का ड्राई हीट ट्रीटमेंट भी 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 7 से 10 दिन तक किया जाता है, तो ये कई बैक्टीरिया को ख़त्म करने में हेल्प करता है। स्टोर्ड ग्रेन्स एंड फ्रूट्स को ड्राई करके भी इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि डिजीज़ तभी होगी जब उन पे पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चराइज़र उपस्थित होगा। और ड्राई कर उन्हें वेंटिलेशन कंडीशन में रखा जाता है ताकि उसमें दोबारा मॉइस्चर है वो नहीं बन पाए।
और जो फंजाई हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएं। डिजीज़ कंट्रोल बाय रेफ्रिजरेशन, इसमें रेफ्रिजरेशन के द्वारा डिजीज़ का कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि कम टेम्परेचर पर या स्लाइटली फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो तो वो पैथोजन को ख़त्म नहीं करता, लेकिन उनकी ग्रोथ को रोक देता है या उनमें जो है डिजीज़ को इन्फेक्शन, किसी भी तरह के इन्फेक्शन करने की क्षमता कम हो जाती है, उनका रेस्पिरेशन पावर कम हो जाती है, जिसके कारण जो पैथोजन है वो विकसित नहीं हो पाता। डिजीज़ कंट्रोल बाय रेडिएशन, इसमें यूवी लाइट, एक्सरे, गामा रेज, पार्टिकुलेट रेडिएशन जैसे ए पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, ये जो है पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को के पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है। मेथड, इसमें क्वारंटाइन रेगुलेशन आता है, जिसमें किसी भी अनइन्फेक्टेड एरिया में किसी भी प्लांट पेस्ट या प्लांट डिजीज़ को होने से रोकने के लिए या उसकी स्प्रेडिंग को रोकने के लिए, उसके एक्सक्लूज़न से के पर्पस से जो एग्रीकल्चरल माल है उस पर लीगली रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, ये ताकि बाहर से कोई भी जो इन्फेक्टेड प्लांट है या इन्फेक्टेड सीड है वो देश में ना आ सकें। देश के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर क्वारंटाइन स्टेशन बने होते हैं, वहाँ पर जो क्वारंटाइन के अंतर्गत सामान का, जो एग्रीकल्चरल सामान है उसका इंस्पेक्शन किया जाता है और उसके बाद ही सर्टिफाइड होने के बाद ही उसे किसी भी स्टेट में या देश में एंट्री दी जाती है। क्वारंटाइन मेजर्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, डोमेस्टिक, इंटरनल एंड टोटल एम्बेरगोज। इंडिया में 16 क्वारंटाइन स्टेशन हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज के अंडर में ऑपरेट किए जाते हैं। इसमें से 8 जो सी पोर्ट्स पर हैं, 6 एयरपोर्ट्स पर हैं और 2 लैंड फ्रंटायर्स पर हैं। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, ये एक्ट DIP एक्ट जो है 1914 में पास हुआ था और इसमें बहुत सी खामियां होने के कारण ना बहुत सी सीरियस प्लांट पैथोजन जो है ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं। गोल्डन निमेटोड एंड वाट डिजीज़ ऑफ पोटैटो जो इंडिया में इंट्रोड्यूस है, यूरोपियन कंट्रीज़ से आई थी और अब जो है ये नीलगिरी हिल्स और दार्जिलिंग में इस्टेब्लिश हो गई है। गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो ये पहली बार इंडिया में 1961 में रिपोर्ट की गई। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, रोम में 1951 में इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन बनाई गई, जिसमें आज लगभग 50 सिग्नेटरी नेशंस हैं। ये एक ऑफिशियल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंस्पेक्शन किया जाता है किसी भी क्रॉप्स का और फिर उसे रेटिंग दी जाती है, सीक्वेंस में रखा जाता है और क्रॉप से जो उत्पादन होता है उसे भी रेटिंग दी जाती है और इससे संबंधित जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स हैं वे दिए जाते हैं।
पेस्ट और डिजीज़ पर आधारित इंफॉर्मेशन का वितरण देश में और देश के बाहर FAO के माध्यम से किया जाता है, ताकि वर्ल्ड रिपोर्टिंग सर्विस इस्टेब्लिश हो सके। कल्चरल मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट। होस्ट इरेडिकेशन। जब एक प्लांट पैथोजन क्वारंटाइन होने के बावजूद भी किसी नए एरिया में प्रवेश कर जाता है, तब जो प्लांट डिजीज़ है वो महामारी का रूप ले सकती है। इसलिए सभी होस्ट इन्फेक्टेड प्लांट्स को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और किसी भी महामारी को रोकने के लिए उन्हें जला दिया जाता है। ये क्रिया जो है वो पैथोजन को एलिमिनेट कर देती है और एक बहुत बड़े लॉस को रोकने में हेल्प करती है और डिजीज़ के महामारी में फैलने में से रोकने में भी हेल्प करती है। इरेडिकेशन ऑफ द क्रॉप यानी मेन होस्ट। इस टाइप का इरेडिकेशन फ्लोरिडा में और अन्य साउदर्न स्टेट्स में बैक्टीरियल कैंकर ऑफ साइट्रस को रोकने के नियंत्रण के लिए 1915 में किया गया। होस्ट इरेडिकेशन रूटीनली बहुत से नर्सरीज़ में, ग्रीन हाउसेस में और फील्ड्स में काम में लिया जाता है, क्योंकि बहुत सी डिजीज़ को इसी तरीके से रोका जाता है ताकि क्रॉप को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। इरेडिकेशन ऑफ द वाइल्ड या वॉलंटियर होस्ट प्लांट। इसमें क्या है कि मेन फसल के साथ जो वाइल्ड क्रॉप्स उगाती है, फसलें वाइल्ड पौधे उगाते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है ताकि पैथोजन को कोई भी कोलेटरल होस्ट ना मिल सके। इस तरह के वॉलंटियर प्लांट्स का इरेडिकेशन इनोकुलम को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। अल्टरनेट होस्ट को भी हटा दिया जाता है ताकि जैसे पक्सिनिया ग्रैमिनीस अपना जीवन चक्र 2 होस्ट पर पूरा करता है, तो उसके साथ के अल्टरनेटिव होस्ट को अगर हटा दिया जाता है तो वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा और पैथोजन ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार वाइल्ड और इकोनॉमिकली लेस इम्पोर्टेंट अल्टरनेट होस्ट को उन्मूलित करके पैथोजन का लाइफ साइकिल तोड़ दिया जाता है और डिजीज़ का कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से भी पैथोजन की पॉपुलेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है फैलोइंग, यानी खेत को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। इसमें फसल नहीं बोई जाती है बिल्कुल भी, 1-2 साल के लिए। जिसके कारण क्या है कि जो पैथोजन डेब्रीज है मिट्टी में पड़ी है वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा समाप्त हो जाती है, विघटित हो जाती है। और जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हॉट समर में, वहाँ पर जो फैलोइंग के कारण बहुत अधिक हीट हो जाती है और सॉइल ड्राई हो जाती है, जो निमेटोड्स और कुछ अदर पैथोजेंस के रिडक्शन का कारण बनती है। इसके कारण कई डिजीज़ जैसे स्टार्क रोट ऑफ ग्रेन, सोरगम एंड कॉर्न, जो फ्यूजेरियम स्पीशीज़ से होता है, अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। फिर है सैनिटेशन।
सैनिटेशन में वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें कि फील्ड की सफाई की जाए, फील्ड को में से रोगी पौधों को उखाड़ कर जला देना चाहिए और रोगी पौधे की पत्तियां इकट्ठी करके जला देनी चाहिए ताकि पैथोजन समाप्त हो जाए। और इन्फेक्टेड प्लांट्स के नीचे जुताई करनी चाहिए हार्वेस्टिंग के बाद। जिससे कि सॉइल से कवर इनोकुलम अनाच्छादित हो जाए और उसे तेज धूप के कारण वह नष्ट हो जाए। इन्फेक्टेड लीव्स को हटाकर जला देना चाहिए। प्रोपेगेटिव स्टॉक्स को काटने के लिए यूज़ की गई नाइव्स को भी डिसइंफेक्शन कर देना चाहिए। फार्म इक्विपमेंट्स को एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाने से पहले वॉश कर लेना चाहिए जिससे कि पैथोजन के स्प्रेड में हानि स्प्रेड ना हो सके, किसी भी तरह का पैथोजन का स्प्रेड ना हो सके। पॉलीइथाइलिन ट्रैप्स एंड मल्चेस मैनी प्लांट वायरस जैसे कुकुम्बर मोज़ेक वायरस जो है एयरबॉर्न एफिड्स वेक्टर्स द्वारा आता है। जब वर्टिकल स्टिकी येलो पॉलीथाइलिन शीट्स ससेप्टिबल क्रॉप फील्ड के चारों तरफ लगा दी जाती है, किनारे पर लगा दी जाती है, तो बहुत से एफिड्स आकर वहाँ चिपक जाते हैं। अगर रिफ्लेक्टेंट एल्यूमिनियम या ब्लैक वाइटिश ग्रे या कलर्ड पॉलीइथाइलिन शीट मल्चेस के रूप में यूज़ की जाती है तो एफिड्स, ट्राइप्स, इंसेक्ट वेक्टर्स जो है उससे पूरी तरह से रिपेल्ड होते हैं और डिजीज़ इन्फेक्शन से पौधे बच जाते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल किसी भी पैथोजन की एक्टिविटी को रिड्यूस करने का और इनोकुलम की मात्रा को रिड्यूस करने का तरीका है। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल का मैकेनिज़्म है ये एंटागोनिज्म, एंटीबायोसिस, कंपटीशन आदि पर निर्भर करता है। इस मेथड में पैथोजन की एक्टिविटी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण तेजी से कम हो जाती है, जैसे हाइपर पैरासाइट्स, जिसके फलस्वरूप डिजीज़ इंसिडेंस एंड सीवियरिटी में तेजी से कमी आती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्वाइवल पैथोजन, प्रिवेंशन ऑफ इनोकुलम फॉर्मेशन, रिडक्शन ऑफ विगर और वायरुलेंस ऑफ पैथोजन, यानी पैथोजन की उग्रता में कमी हो जाती है। बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, biological protection of foliage and blossoms, biological protection of post harvest fruit decay, cross protection and induced synthesis, host रेजिस्टेंस एक प्लांट का ऐसा कैरेक्टर है जो पैथोजन को और डिजीज़ डेवलपमेंट को कम कर देता है, सप्रेस कर देता है। इसीलिए रेजिस्टेंट जीनोटाइप की जो अप्रोच की गई है वो डिजीज़ को कम करने के लिए बहुत अधिक इफ़ेक्टिव है। रेजिस्टेंस जीनोटाइप के कारण डिजीज़
लेट अपीयर होती है, धीरे बनती है और बहुत कम मात्रा में डैमेज होता है। क्रॉप का बहुत कम मात्रा में नुकसान होता है। एग्जाम्पल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बनाई जा रही है जो डिजीज़ फ्री प्लांट उत्पन्न होते हैं। रेजिस्टेंस वैरायटीज़ का विकास सिलेक्शन, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन से होता है। केमिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज़। केमिकल्स जो इंसेक्ट पेस्ट्स को कंट्रोल करने के काम में लिए जाते हैं या डिजीज़ को, वीड्स को, तो उसे पेस्टिसाइड्स कहते हैं। और जो फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करने के काम में लाए जाते हैं उन्हें फंगीसाइड्स कहते हैं। और जो वायरस के अगेंस्ट काम में लाते हैं उन्हें वीरिसाइड्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स आर जनरली यूज फॉर कंट्रोलिंग बैक्टीरियल डिजीज़। इसके अलावा किसी भी प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल केमिकल्स के द्वारा, केमिकल कंपाउंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो कि पैथोजन के प्रति टॉक्सिक होते हैं। ये केमिकल्स जो है जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देते हैं, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन को भी जो है इनहिबिट कर देते हैं, ग्रोथ नहीं होने देते पैथोजन की। मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंगिसाइड्स, स्प्रेइंग एंड डस्टिंग। जो पौधों के खुले भाग होते हैं, एरियल प्लांट पार्ट्स होते हैं, उन पर पैथोजन एक्सपोज रहते हैं और डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो स्प्रेयर्स के रूप में स्प्रेयर्स द्वारा स्प्रे किए जाते हैं और प्रोटेक्टिव, क्यूरेटिव या पोस्ट सिम्टम ट्रीटमेंट इसके थ्रू दिए जाते हैं। ये केमिकल प्लांट पार्ट्स पर एक कंटिन्यूस कवरिंग देते हैं जो पर्टिकुलरली फंगल पैथोजन या बैक्टीरियल पैथोजन को पौधे पर इस्टेब्लिश नहीं होने देते। ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इन्फेक्शंस को भी इरेडिकेट कर देते हैं। और इसके लिए हाई, लो, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे इक्विपमेंट भी उपलब्ध हुए हैं। साइड्स जो हैं वो यूजुअली स्प्रे के रूप में ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम, डोडीन। सल्फ़र या एंड कॉपर फंगिसाइड्स जो हैं वो डस्ट के रूप में क्रॉप पर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। डिफरेंट केमिकल्स, सॉइल ड्रेंच, डस्ट, ग्रेन्यूल्स सॉइल्स ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे डंपिंग ऑफ डिजीज़, सीडलिंग ब्लाइट, क्राउन और रूट रोट और मैनी अदर सॉइल बॉर्न डिजीज़ का कंट्रोल हो जाता है। ये जो केमिकल्स हैं इरिगेशन वाटर में भी अप्लाई किए जाते हैं। फंगिसाइड्स जैसे कैप्टॉन, मेटा, लैक्साइल, PCNB, क्लोरोनेब जो है वो भी सॉइल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। निमेटोड्स एंड नेक्स्ट है फ्यूमिगेशन। निमेटोड्स एंड अदर सॉइल बॉर्न डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। जिन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है उसे फ्यूमिगेंट्स कहते हैं।
फ्यूमिगेंट्स जैसे फॉर्मेलिन, क्लोरोपिक्रीन, मिथाइल ब्रोमाइड जो हैं ये फ्यूमिगेंट्स के रूप में प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं। ये केमिकल्स गैसेस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं मिट्टी में, और मिट्टी में उपस्थित नेमेटोड, इंसेक्ट, फंजाई, बैक्टीरिया आदि के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन ऑफ वेयर हाउसेज। जो स्टोर प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी पैथोजन का, इनोकुलम का कारण होते हैं। उन्हें टाइम टाइम पर केमिकल्स आदि के द्वारा डिसइंफेक्शन कर देना चाहिए ताकि पैथोजन पूरी तरह से नष्ट हो जाए। सीड ट्रीटमेंट के लिए सीड के सतह के ऊपर उपस्थित और सीड के अंदर उपस्थित माइसीलियम को समाप्त करने के लिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें फिज़िकल मेथड भी आ जाते हैं, जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है सीड को, और केमिकल्स के द्वारा भी सीड्स को की सतह को डिसइंफेक्टेंट कर दिया जाता है। ट्री बाउंड ट्रीटमेंट, इसमें जैसे ट्रीज़ पर बाउंड हो गए हैं कटाई करते वक्त, तो उस पर बोर्डक्स मिक्सचर वगैरह है उस पर लगा दिया जाता है। बोर्डक्स मिक्सचर का पेस्ट लगा दिया जाता है। बरगंडी मिक्सचर, चौबटिया पेस्ट या लैनोलिन पेस्ट आदि भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, इसके लिए बहुत अधिक संख्या में फंगिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। उनमें से अधिकांश जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फ्रूट या वेजिटेबल को डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिप कर लिया जाता है और उसको स्टोरेज कंडीशन में रख लिया जाता है ताकि यूज़ करने से पहले उसे थोड़ा सा धोकर फिर इमीडिएटली जो यूज़ कर लिया जाए। पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, इसमें बहुत अधिक संख्या में फंगिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। उनमें से मोस्टली डाइल्यूट सॉल्यूशन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को डिप करके स्टोरेज से पहले डिप कर लिया जाता है या सॉल्यूशन में धो लिया जाता है। हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद उसे धो लिया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ के कमर्शियल कंट्रोल के लिए जो कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं वो बोरेक्स, बाइफिनाइल, सोडियम ओ फिनाइल फेनेट एंड जो बहुत ज़्यादा फंगिसाइड यूज़ किया जाता है बेनोमाइल, थाया बेंडेजोल आदि है। थैंक यू।